नमस्कार साथियों, मैं मनीष बिहाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्याय 4 आय और रोजगार निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आज हम लोग पढ़ रहे हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसी इंपॉर्टेंट चैप्टर का आज है हमारा लेक्चर नंबर 10। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 10 है, पर अभी इस चैप्टर को कंप्लीट होने में थोड़ा सा समय और लगेगा। कुछ लेक्चर्स और आएंगे, फिर ये चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज लेक्चर 10 पर बस नहीं है, अभी तो आगे और हमें पढ़ना है इस चैप्टर में आय और रोजगार निर्धारण। पर जो आज का टॉपिक है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने जितना अभी तक देखा है ना, उसको कहीं ना कहीं हम बिल्कुल इक्वल कर लेंगे। आज पूरा एक साथ क्लियर हो जाएगा आपका, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कौन सा टॉपिक है गुरुदेव? तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है संतुलन स्तर का निर्धारण। संतुलन स्तर का निर्धारण, इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है वो कहां मिलेगा, कब ऐसी कंडीशन होगी जब इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, जब बिल्कुल सब बराबर हो जाएगा, तो वो अपन लोग जानेंगे और संतुलन स्तर का निर्धारण हम लोग पढ़ेंगे। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल संतुलन बना रहे, आपकी पढ़ाई में संतुलन बना रहे, आपके बोर्ड एग्जाम में 100 मार्क्स आए, तो ये है आप लोगों के लिए लर्न एंड शेयर आर्ट्स का एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर अवेलेबल है बच्चों कुछ कोर्सेज, कक्षा 12 अर्थशास्त्र का, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का, भूगोल का कोर्सेज अवेलेबल है। इन सभी कोर्सेज में आपको क्या सुविधाएं मिलेंगी? आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिलेगा। सबसे बड़ा हथियार अगर कुछ है तो डाउट सॉल्विंग ग्रुप है। बच्चे पढ़ते हैं, डाउट आता है पर सोल्व नहीं होता, तो वहां डाल दोगे, आपके डाउट सोल्व हो जाएंगे। आपको पूरा चैप्टर एक साथ रिवाइज करने के लिए हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। हर वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, तो आपको वीडियो को रोक रोक करके लिखना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे और कक्षा 12 के बच्चों के लिए विशेष है वो है मॉडल पेपर, कि आपको मॉडल पेपर कराए जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो ऐप पर बच्चों को मिलने वाली है। तो इसलिए कोई भी विद्यार्थी इस बार चूके ना। अगर आपका भी निशाना अर्जुन की तरह आंख पर है, आपका भी निशाना अगर बिल्कुल पूरे 100 मार्क्स पर है, आधा नंबर भी नहीं कटवाना चाहते हैं, तो बच्चों इस कोर्स की रसीद कटवा लीजिए। इस कोर्स में आप लोग जुड़ जाइए। मैं 100% कहता हूं कि आपके 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। इकोनॉमिक्स में 0% डाउट, 100 मार्क्स वाली जो पूरी रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, वो होने वाली है। अब थोड़ा सा टाइम बचा है, सही स्ट्रेटेजी बड़ी जरूरी है और सही स्ट्रेटेजी आपको यहां मिलेगी, 100% मिलेगी। अब बोलोगे सर इतनी सुविधाएं है, बहुत महंगा है कोर्स। नहीं, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र की फीस है। इतनी सी फीस है पूरे सेशन की जितनी आप 3-4 दिन में खाने पीने में खर्च कर दे दो। इसलिए कोई भी विद्यार्थी ना चुके और अब भी के अब भी इन 2 नंबरों पर कॉल करें और टीम को बोले हमारा कोर्स चालू करें, जो भी विषय आप लोगों के पास है। चलिए तो अपन शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। हम लोग बात कर रहे हैं संतुलन स्तर का निर्धारण। देखिए, संतुलन स्तर का निर्धारण, या जिसको हम लोग कह रहे हैं इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है, वो की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो एक बात हम ये समझते हैं, हम लोग सरकारी बजट पढ़ करके आए हैं, हम लोग मुद्रा और बैंकिंग वाले चैप्टर पढ़ चुके हैं। जब हम लोगों ने मुद्रा और बैंकिंग पढ़ा, सरकारी बजट पढ़ा, तो मुद्रा बैंकिंग में जो केंद्रीय बैंक होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए, स्टेबल करने के लिए कुछ नीतियां बनाता है, जिनको हम लोग कहते हैं मौद्रिक नीति। इसी प्रकार से देश की जो सरकार है वो अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए नीति बनाती है, जिसको हम लोग कहते हैं राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। दोनों ही नीतियों का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, वो क्या है कि जो हमारा मार्केट है, जो हमारी इकोनॉमी है, उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी या स्थिरता का मतलब क्या है कि ना तो भैया इन्फ्लेशन हो, महंगाई भी नहीं होनी चाहिए। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई। और शुद्ध अर्थशास्त्र की भाषा में बोलूं तो मुद्रास्फीति। तो महंगाई नहीं होनी चाहिए, वस्तुओं की कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। और इसके अपोजिट में कौन सा होता है? डिफ्लेशन, मतलब हर वस्तु की कीमत गिर जाए। जब हर वस्तु की कीमत गिर जाएगी तो उत्पादन करने वाले उत्पादन बंद कर देंगे, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। तो ना तो ये कंडीशन होनी चाहिए, ना ये कंडीशन होनी चाहिए। इसी को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी देश का केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति बनाता है और किसी भी देश की सरकार राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी बनाती है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। हम लोग पढ़ रहे हैं एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग, कि पूरे देश की मांग कितनी है, समग्र आपूर्ति, पूरे देश में सप्लाई कितनी हो रही है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो और अगर जब हम ये कहते हैं इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसीलिए तो प्राइस बढ़ी है। कि डिमांड तो ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो दोनों बराबर नहीं है।
और ये डिमांड पूरे देश की बात हो रही है। जब पूरे देश की बात हो रही है मतलब एडी, और पूरे सप्लाई की बात हो रही है एएस हो गया। मतलब सरकार क्या चाहती है कि ये एडी और एएस क्या हो, बराबर हो। ये बराबर होंगे तभी ना इन्फ्लेशन ना डिफ्लेशन। इधर देखो, जब डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तब क्या होता है बच्चों, जब प्राइस गिर जाती है, तब प्राइस गिर जाती है, जब डिफ्लेशन का दौर आ जाता है। तो इसलिए सरकार क्या चाहती है कि ये एडी बराबर एएस हो जाए, ये एडी बराबर एएस हो जाए, एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई हो जाए, समग्र आपूर्ति बराबर समग्र मांग के हो जाए। तो क्या होगा, हमारा ना तो इन्फ्लेशन होगा ना डिफ्लेशन होगा। ये वाली जो स्थिति है ये संतुलन की स्थिति होती है, बैलेंस जो है वो बैलेंस चलता है। जैसे आप लोगों ने ना संत महात्माओं के बारे में सुना होगा। संत महात्मा क्या कहते हैं कि ना दुख से प्रभावित हो, ना दुख की स्थिति में दुखी, ना सुख की स्थिति में सुखी। वो बैलेंस्ड है, जैसा भी चल रहा है बस देख रहे हैं यार कि चलो सब ईश्वर की मर्जी है, बुरा हुआ कोई बात नहीं, ईश्वर ने करा है तो कुछ है ना सोच समझ करके ही करा होगा, अच्छा हुआ बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर का कि अच्छा हो। वो उससे ना ज्यादा, वो बैलेंस मोड पर है, वो बैलेंस है, वो ना इधर ना इधर, किधर भी नहीं है। उसी प्रकार से हम जो सरकार है वो अर्थव्यवस्था में क्या कोशिश करती है कि ना तो महंगाई की तरफ झुके और ना मंदी की तरफ झुके। और उसके लिए क्या है कि मांग और सप्लाई दोनों बराबर होनी चाहिए। जैसे कि संत महात्मा जो होते हैं उसमें सुख और दुख बराबर हो जाते हैं, उनके लिए कोई मायने नहीं रहता क्या सुख है क्या दुख है। तो इसी प्रकार से आज हम लोगों को पढ़ना है एडी बराबर एएस, एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई। पर ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर कैसे होगी, संतुलन आएगा तो आएगा कैसे। तो आज हम लोग यही जानेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उस इक्विलिब्रियम, उस संतुलन के बिंदु की चर्चा आज हम लोग करने जा रहे हैं, उसका निर्धारण जो है आज हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। कीनेंसियन सिद्धांत के अनुसार संतुलन की स्थिति आमतौर पर समग्र मांग एडी और समग्र आपूर्ति एएस के संदर्भ में बताई जाती है। देखिए अब आप ये बात ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पूरा वाला चैप्टर है, पूरा जो चैप्टर है आय और रोजगार के सिद्धांत वाला, ये पूरा चैप्टर एक व्यक्ति के नाम पर चल रहा है जिसका नाम है जॉन मेनार्ड किन्स। बार बार में किन्स का सिद्धांत जॉन मेनार्ड किन्स का नाम आ रहा है। किन्स यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। तो जॉन मेनार्ड किन्स के सिद्धांत के अनुसार अगर मैं बात करूं तो संतुलन की स्थिति कौन सी है, जॉन मेनार्ड किन्स क्या कहता है कि संतुलन या बैलेंसिंग या इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन कौन सी है, जब समग्र मांग और समग्र आपूर्ति के संदर्भ में बात करी जाए। तो यहां पे जॉन मेनार्ड किन्स बताएंगे कि संतुलन की स्थिति कौन सी होगी, वो कौन सी होगी जब एडी समग्र मांग बराबर समग्र आपूर्ति होगी, ये वाली कंडीशन होगी। तो इसलिए यहां पे जॉन मेनार्ड किन्स की जो ये थ्योरी है, जो एक कीनेंसियन सिद्धांत है, ये जो थ्योरी है, ये किस आधार पर संतुलन बता रही है, समग्र मांग और समग्र आपूर्ति के संदर्भ में बता रही है। तो अब यहां पे जो संतुलन की बात हो रही है, जो यहां पे इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, इक्विलिब्रियम में क्या कहा गया, एक अर्थव्यवस्था तब संतुलन में होती है, ध्यान से देखिएगा, एक अर्थव्यवस्था तब संतुलन में होती है, तब मतलब कब होती है, जब किसी समय अवधि में, मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की समग्र मांग, किसी भी वस्तु और सेवा की जो समग्र मांग है एडी, वो समग्र आपूर्ति के बराबर हो, मतलब एएस के बराबर हो। क्या कहना चाहता है कि एक अर्थव्यवस्था तब संतुलन में होगी, जब बैलेंस में होगी, जब एक अर्थव्यवस्था में जितने भी वस्तु सेवा है, जितने भी गुड्स और सर्विसेज है, उनकी मांग, मतलब एग्रीगेट डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जितने वस्तु और सेवा उत्पादित हो रहे हैं उतनी ही वस्तु और सेवाओं की मांग है, तो हम क्या है, संतुलन में। या ये कहूं जितनी वस्तु और सेवाओं की मांग है उतना ही उत्पादन में हो रहा है, तो हम संतुलन में। सीधा सा फॉर्मेट है एडी इज इक्वल्स टू एएस। अब ये वाला है ना, इस वाले को पकड़ लो, इस वाले को पकड़ लो और पकड़ करके आगे चलो, और अब इस पे काफी कुछ थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं। जब अपन ये कहते हैं कि एडी बराबर एएस, बड़े ध्यान से सुनना बच्चों इस बात को, एडी बराबर एएस, एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई। अब एक बात ध्यान रखना, एग्रीगेट डिमांड में मैंने आपको 4 घटक पढ़ाए थे, कौन कौन से, सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट या शुद्ध निर्यात जो एक्स माइनस एम होता है। पढ़ाया या नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया था। पर उसके बाद हमने एक 2 सेक्टर मॉडल पढ़ा था, जब हम ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम अर्थव्यवस्था को यहाँ पे 2 क्षेत्रों में मान करके चलेंगे, जहां पे परिवार घरेलू क्षेत्र है जो कंजप्शन कर रहा है, उपभोग कर रहा है, और प्राइवेट सेक्टर है जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, निवेश कर रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट को नहीं माना गया है और फॉरेन को नहीं माना गया है। तो इसलिए जनरली मेरा एडी का जो पूरा फॉर्मूला होता है वो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है या नहीं होता है, होता है।
पर जब हम दो क्षेत्रों की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम इसको लिखेंगे। तो यहां पर एडी क्या आ जाएगा, सी प्लस आई। मैं एडी पे लिख सकता हूं ना सी प्लस आई पहले, हाँ बताइए, हाँ एडी पर अपन सी प्लस आई लिख सकते हैं। और एएस जो है एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर था, वाई के बराबर था या नहीं था। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब वाई इनकम, और इनकम किसके बराबर है, इनकम या तो कंजप्शन पे खर्च होगी या सेविंग पे खर्च होगी या नहीं होगी। आप बोलोगे बिल्कुल होगी। यहां तक की तो कहानी अभी तक हम यही तो पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एस इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। यही तो कहानी पढ़ रहे हैं, यही तो बार बार में आपके दिमाग में फिट करा जा रहा है कि इनकम या तो उपभोग पे खर्च होगी या बचत पे खर्च होगी। बोले हाँ गुरुदेव बिल्कुल बात सही है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि एडी बराबर एएस है। पहली बात तो ये तो सत्य है, ये सत्य है कि एडी बराबर एएस है। अब इसमें एक बात होता है, जब एडी सी प्लस आई के बराबर है, मैं यहाँ सी प्लस आई लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो गुरुदेव। यहां पर एएस वाई के बराबर है, वाई सी प्लस एस के बराबर है, मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। बोले लिख सकते हो गुरुदेव। तो एडी सी प्लस आई, एएस सी प्लस एस लिख दिया, ठीक है। अब एक काम करता हूं, ये जो सी है ये इधर प्लस में, एस इधर प्लस में, सी इधर प्लस में, आई भी इधर प्लस में। अगर मैं सी को, इस वाले सी को इधर लिया हूं तो ये माइनस सी हो जाएगा, ये प्लस आई रह जाएगा और ये अपना एस हो जाएगा। ओके, ये अपना प्लस एस हो जाएगा। अब देखो प्लस और माइनस ये हमेशा कट जाते हैं, ये हमेशा कट जाते हैं। तो सी से सी कट गया, अब बचा क्या, इधर आई और इधर एस, या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं एस बराबर आई, वो दोनों एक ही बात है। तो हमारी एक जो कहानी है वो ये निकल करके आती है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, सीधी सी बात ये है बच्चों कि संतुलन की दो कंडीशन से, दो तरीकों से संतुलन पाया जा सकता है। एक तो है एडी बराबर एएस की अप्रोच अपनाएंगे जो आज हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है एस बराबर आई, एस मतलब सेविंग बचत, बचत बराबर निवेश या बचत बराबर नियोजित। ठीक है, जो नियोजित है इन्वेस्टमेंट है उसकी बात, नियोजन, सॉरी नियोजित नहीं नियोजन। तो एस बराबर आई, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये हमारी दूसरी अप्रोच होगी जो कि हम कल के लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर में हमें जो मेन फोकस करना है वो एडी इज इक्वल टू एएस वाली अप्रोच को करना है। अभी तक की कहानी में हम ये कहते हैं कि संतुलन, अर्थव्यवस्था में संतुलन वह स्थिति है जब एडी हर पूरे देश की वस्तु और सेवाओं की जो समग्र मांग है उस समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर आ जाए तो वो संतुलन की स्थिति है। तो यहां से हम एक बात निकाले थे, एडी इज इक्वल टू एस। बड़ा ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छोटी छोटी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक एक कॉन्सेप्ट में आपको समझा रहा हूं। ध्यान इस बात का भी रखिएगा कि जब आप एग्रीगेट डिमांड लिख रहे हैं तो आपको एग्रीगेट डिमांड समग्र मांग ही लिखना है, कुल मांग मत लिख दीजिएगा। कुल मांग बाजार मांग नहीं, समग्र मांग तो समग्र मांग ही रहेगा। एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग। बहुत सी बार बच्चे 12th वालों ने, आपने तो कभी नहीं पूछा मुझसे वैसे, पर 10th में है, 11th 12th में है, कभी कभार बच्चे पूछते हैं सर हम हमारे मन से लिख सकते हैं क्या। देखो मन से लिखने की बिल्कुल भी मनाही नहीं है, पर मन भी आपका सही होना चाहिए ठीक है ना। मन का लिखने का मतलब ये नहीं कुछ भी लिख दो, वो नहीं चलता बेटा, बिल्कुल भी नहीं चलता है। अच्छा लिखो, साफ सुथरा बेहतरीन प्यारा सा आंसर जो है सामने टीचर को दो, आसान से आसान उसके लिए काम कर करके दो, जिससे कि वो आपकी कॉपी को चेक कर करके पूरे में से पूरे मार्क्स दे सके। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो, अपनी छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है उनको सुधारते हुए चलो। ठीक है, आपकी राइटिंग में कमी है, राइटिंग को इंप्रूव करो। अभी समय है, अभी 3-4 महीने हैं, इन 3-4 महीनों में जी जान लगा कर आप मेहनत करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसलिए इन 4-5 महीनों में सब कुछ भूल जाओ बच्चों, सब कुछ भूल जाओ कि हाँ भैया अब उसकी शादी हो रही है, ये हो रहा है, वहां जाना है, ये वाला फंक्शन है, सब कुछ छोड़ दो। अब बस 4-5 महीने एक ही लक्ष्य, दिन रात उठते हुए एक ही लक्ष्य रहना चाहिए कि भैया किसी भी हाल में अपने इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 आने चाहिए। ठीक है, आंधी आए या ना आए, तूफान आए या ना आए, मेरे इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 आएंगे, ये वादा है मेरा, ये खुद से वादा करना है। और कब आएंगे, जब हम एक एक चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जब हम एक एक जो डाउट है उनको खत्म करेंगे, हम हमारी एक एक मिस्टेक को सुधार करेंगे, तब हमारे 100 में से 100 आएंगे। और एक बात और बताता हूं बच्चों, 10th में और 12th में अच्छे मार्क्स लाना क्यों जरूरी होता है। अब आप बोलोगे सर 10th में इसलिए कि 11th में अच्छा सब्जेक्ट मिल जाए, 12th में इसलिए कि कॉलेज में अच्छा, नहीं, मैं इन बातों पर फालतू बातें नहीं करता, ये सबको पता है क्या भैया। इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है बच्चों, हमारे जो माता पिता है ना वो हम पर पैसा खर्च कर रहे हैं,
पैसा तो खर्च कर ही रहे हैं, पर उनका बड़ा हम पर विश्वास भी है, मेरा बेटा मेरी बेटी नाम रोशन करेगा, ठीक है ना। तो नाम रोशन का तो हर घर में रहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगा। अब आप सभी का सपना होगा, कोई आईएएस बनना चाहता होगा, कोई वकील बनना चाहता होगा, कोई और किसी गवर्नमेंट जॉब में लगना चाहता होगा, कोई प्राइवेट सेक्टर में एक बड़ी पोस्ट तक पहुंचना चाहता होगा। हम सबके कुछ सपने हैं, पर मुझे एक बात बताओ, आज तक जितनों ने यूपीएससी का सपना देखा, क्या सबकी यूपीएससी क्रैक हुई? क्या नहीं हुई। आज तक सबने जो वकील का सपना देखा, क्या सफल वकील बन पाया? क्या नहीं। आज तक जो सबने गवर्नमेंट जॉब का सपना देखा, क्या गवर्नमेंट जॉब अचीव कर पाया? क्या नहीं। तो मतलब हम ये सोच रहे हैं कि जब मैं आईएएस बन जाऊंगा तो आईएएस बनकर के मेरे माता पिता का सीना चौड़ा करूंगा, उनको गर्व करने का मौका दूंगा, पर गारंटी थोड़ी भाई बन जाएंगे। पर 10th और 12th ये आपके हाथ में कि आप ऐसे नंबर लाओ 90, 95, 97% बने, कुछ सब्जेक्ट में पूरे में से पूरा आए, और फिर कोई आपके माता पिता को बोले अरे भाई साहब आपकी बिटिया इस बार 12th में थी, सुना क्या रहा रिजल्ट उसका? अजी आपके पापा मम्मी बोले जी भाई साहब बहुत कम आए नंबर, जी काहे के नंबर है, बहुत कम नंबर है। फिर भी भाई साहब कितना है बताओ तो, चलो आप पूछ ही रहे तो बता देता हूँ भाई साहब काहे की परसेंटेज बनी 97%। हाँ भाई साहब 97, हाँ भाई साहब 97 बनी है, और वो ये है कि स्टेट में तो दूसरी रैंक आई है, स्कूल में और जिले में टॉप करा है भाई साहब। अरे भाई साहब तो स्टेट में पहली तो नहीं है ना भाई साहब तो कम ही है भाई साहब, कौन सी ज्यादा परसेंटेज है? हाँ भाई साहब 97 कम है। हाँ और भाई साहब वो बाकी 5 सब्जेक्ट है, तो 5 में से 2 में पूरे 100 में से 100 है, और बाकी 2 में 99 है और 1 में 98। हाँ भाई साहब 2 में 100 में से 100 है, हाँ 100 में से 100। तो फिर वो उस समय कोई आपके पापा मम्मी को बोले वाह भाई साहब आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया, उस समय गर्व होगा उनको। तो अब भी हमारे पास मौका है कि हम हमारे माँ बाप को, हमारे गुरुजनों को गौरवान्वित महसूस करवा सकते हैं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं बच्चों, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जो है ना, वो ऐसा विषय है जिसमें थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है, दोनों चीजों का मिक्सचर है। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली ना इन 4-5 महीनों में, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप 100 में से 100 लेकर करके आओगे, पूरे विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, पूरी गारंटी है मेरी, 100% गारंटी। पर अगर आपने मेहनत करी तो आप ये सोच लो कि मैं दिसंबर तक अपना पूरा सिलेबस खत्म कर दूं और एक महीने वेट कर करके सिर्फ इतने पेपर सोल्व करूं कि मेरे पूरे में से पूरा है, मैं गारंटी देता हूं कि आप 100 में से 100 लेकर के आओगे। अब से आज से ही ये ठान लो कि भैया कोई शादी भी आ रहा है अपन को नहीं जाना, कोई बर्थडे में बुला रहा है अपन को नहीं जाना, कोई त्योहार आ रहा है, पूजा पाठ हो रही, पूजा पाठ में हाथ जोड़ लिया, भगवान से आशीर्वाद लिया, बाकी इंजॉयमेंट बोले नहीं, अभी कोई इंजॉयमेंट 12th के रिजल्ट की बात करेंगे, ऐसा मन में दृढ़ संकल्प लाओ, और 100 में से 100 जिस दिन आए उस दिन मतलब मजे हो जाएंगे। फिर जिंदगी में फिर त्योहार भी मनाने हैं, शादियों में भी जाना है, किसी को दिखो ही मतलब 4-5 महीने तक, इतनी मेहनत करो। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ इको में 100 में से 100 आएंगे, पर मेहनत की आवश्यकता है। छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखो, हर चीज पे मैं आपको गाइडेंस दूंगा, पर बस 100 में से 100 अपन लेकर के आएंगे। इसका मतलब है कि किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार के संतुलन स्तर को निर्धारित करने के लिए 2 दृष्टिकोण है। इसका मतलब ये हो गया किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार के संतुलन स्तर को निर्धारित करने। देखो अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली, क्या बोल रहा है? आय और रोजगार के संतुलन स्तर। पर सर आपने तो महंगाई और मंदी का दौर बताया था, तो मेरी बात सुनो, देखो जब रोजगार होता है, अगर एक बार ऐसी कंडीशन मानो कि रोजगार ज्यादा हो गया, लोगों के पास बहुत रोजगार है, ज्यादा रोजगार हो गया, इसका मतलब लोगों के पास क्या हो गई, इनकम बहुत ज्यादा आ गई, हर व्यक्ति के पास ज्यादा इनकम आ गई, इसका मतलब क्या करेगा, वो ज्यादा मांग करेगा, ज्यादा मांग करेगा। और अगर उतनी मांग के बराबर पूर्ति नहीं हुई, सप्लाई नहीं हुई, तो क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, तो महंगाई हो जाएगी। इसके उल्टा देखो, रोजगार कम हो गए तो आय भी कम हो जाएगी, मांग भी कम हो जाएगी, और अगर सप्लाई ज्यादा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइस गिर जाएगी। गिरेगी या नहीं गिरेगी? गिरेगी। तो रोज सब कुछ निर्भर किस पे करता है, रोजगार पर और आय पर ही तो निर्भर कर रहा है। आज कोई व्यक्ति लाखों की गाड़ियां चला रहा है, कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा है, क्यों भाई? क्योंकि वो लाखों की गाड़ी चलाने वाला लाखों कमा रहा है, इनकम की बात है, रोजगार की बात है भैया, सब कुछ रोजगार पे ही निर्भर है, चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, पूरी अर्थव्यवस्था हो, सब कुछ। तो रोजगार और आय अगर संतुलित रहेगी तो निर्गत आउटपुट भी संतुलित होगा, मांग भी संतुलित होगी, सब कुछ संतुलित चलता रहेगा। तो इसलिए रोजगार और आय को संतुलन करने के लिए जॉन मिनार्ड किन्स 2 दृष्टिकोण बताते हैं। 2 दृष्टिकोण कौन कौन से हैं? पहला तो है हमारे एडी एएस अप्रोच। क्या कहा जाएगा? एडी और एएस अप्रोच को हम लोग पढ़ेंगे, ये आज कवर कर लेंगे आज के लेक्चर में। फिर दूसरा अपन लोग पढ़ेंगे एसआई,
सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जो कि हम अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। चलिए, संतुलन स्तर के निर्धारण के लिए दो दृष्टिकोण, जो संतुलन के स्तर का निर्धारण करने के लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए जो दो आपके दृष्टिकोण हैं, जो दो आइडियाज हैं, वो कौन कौन से हैं? अर्थव्यवस्था में आय, इनकम, उत्पादन, प्रोडक्शन एंड रोजगार, मतलब एम्प्लॉयमेंट के संतुलन स्तर को निर्धारित करने के लिए दो दृष्टिकोण जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा दिए गए हैं। देखो, अब एक्चुअल में यहाँ पे जो दो दृष्टिकोण है, एक ADAS अप्रोच और दूसरा SI अप्रोच है। अब देखो, ADAS अप्रोच तो आपको काफी बच्चों को समझ में आ जाता है, पर S और I अप्रोच है, बच्चों को ये समझ में नहीं आता S और I कहां से आया। पर मैंने आपको पूरा बताया है कि AD है C+I के बराबर है और वो C+S के बराबर है। C से C कैंसिल हो जाएगा, बचेगा S और I, तो इसलिए SI अप्रोच भी हम लोग अपनाते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पर आय को संतुलित, आय, उत्पादन, रोजगार को संतुलित करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे दो दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। अब देखो, उत्पादन को संतुलित करने की एक बात और देखिएगा, आप लोगों ने शुरुआत में जब परिचय वाले चैप्टर पढ़े थे, तब मैंने क्या पढ़ाया था कि अर्थव्यवस्था की कुछ समस्या हैं, केंद्रीय समस्या, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी है, जिसमें अपन लोगों ने डिस्कस करा था कि क्या उत्पादन करा जाए, किस चीज का उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो। क्या उत्पादन में यह था कि कौन से वस्तु बनाई जाए, उपभोग वस्तु बनाई जाए, उपभोक्ता वस्तु बनाई जाए या पूंजीगत वस्तु बनाई जाए, नेसेसिटी के जो आइटम है वो बनाया जाए या लग्जरियस आइटम है वो बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, मजदूरों का ज्यादा प्रयोग कर करके बनाया जाए या जो कैपिटल है, मतलब इन द सेंस मशीनों का ज्यादा प्रयोग कर करके बनाया जाए, किसके लिए बनाया जाए, किसको वितरित करना है, वितरण की समस्या, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, किसके लिए, ये तीनों समस्याओं के बारे में पढ़ा था। और जो तीनों अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सब अपने अपने हिसाब से इसका जवाब देती है। तो यहाँ पर ये जो उत्पादन को संतुलित करना है ना, यही कहीं ना कहीं मेन बात चल रही है। आज उसी उत्पादन की वापस चर्चा हम लोग करेंगे। दो दृष्टिकोण में पहला है समग्र मांग और समग्र आपूर्ति। यहां पर देखो, अभी बड़ा ध्यान रखना, यहां पर AD बराबर AS नहीं लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर AD बराबर AS नहीं है, AD AS है। काफी बच्चों को लगता होगा कि भाई मनीष सर तो भूल गए होंगे, बीच में एक डंडी और लगाना, ऐसी बात नहीं है। यहां पर समग्र मांग और समग्र आपूर्ति दृष्टिकोण या अप्रोच लिखा हुआ है, AD एवं AS दृष्टिकोण, AD या AS अप्रोच। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, AD AS अप्रोच। दूसरा कौन सा होगा, बचत और निवेश दृष्टिकोण, जिसको क्या कहा जाएगा, S और I दृष्टिकोण। कौन सा दृष्टिकोण, S और I अप्रोच। SI अप्रोच। तो AD-AS अप्रोच हमें पढ़नी है और S और I अप्रोच जो है वो हमें पढ़नी है। तो आज हमारा जो पूरा फोकस है वो किस पर है, इस पर है। AD-AS अप्रोच को क्लियर करेंगे और फिर आने वाले लेक्चर में जो हम क्लियर करेंगे वो S और I अप्रोच को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट अप्रोचेज है, दोनों में कब इक्विलिब्रियम होगा, मतलब कब संतुलन होगा, कब नहीं होगा, ये अपन लोग पढ़ेंगे। जब AD-AS से ज्यादा होगा तो क्या कंडीशन होगी, AS-AD से ज्यादा होगा तो क्या कंडीशन होगी, संतुलन का बिंदु कौन सा होगा, S जब I से ज्यादा होगा तो क्या होगा, I S से ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें हमें चर्चा करनी है। और S बराबर I कब होगा ये भी हम लोग देखेंगे। ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि AD-AS बचत और निवेश सभी नियोजित या प्रत्याशित चर है। देखो मेरी बात सुनो, एक टॉपिक है एक्स एंटे और एक्स पोस्ट। एक्स एंटे और एक्स पोस्ट का मतलब क्या है वो ध्यान से सुनना। एक्स एंटे दोनों में यूज होता है, सेविंग में, इन्वेस्टमेंट में, और ये भी दोनों में, सेविंग में और इन्वेस्टमेंट में, दोनों में प्रयोग है। एक्स एंटे और एक्स पोस्ट सेविंग में भी है, इन्वेस्टमेंट में भी है, और ये भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में। तो यहां पर ये बात बोली गई कि चाहे एडी हो, चाहे एएस हो, चाहे बचत हो, चाहे निवेश हो, ये सब नियोजित या प्रत्याशित होंगे, जिसका मतलब क्या है कि एक्स एंटे होंगे। अब ये एक्स एंटे का अर्थ क्या है, देखो एक्स एंटे ऐसी सेविंग्स या ऐसे इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है जो क्या है, एक प्लान है। प्लान का मतलब हमने उम्मीद करी है। जैसे मान लीजिए कि आज कोई व्यक्ति महीने के 50,000 रुपए कमाता है तो साल के 6 लाख रुपए हो गए, तो वो एक प्लानिंग कर रहा है कि मैं पूरे साल में 3 लाख रुपए बचा लूंगा, 3 लाख का मेरा कंजप्शन हो जाएगा, 3 लाख अपन पूरे साल में बचा लेंगे। तो ये जो एक्स एंटे है वो क्या है, प्लान वाला है। और इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा कि अपन इतना प्लान कर, इतना इन्वेस्टमेंट कर देंगे,
जैसे आप लोगों ने कक्षा 11 के अर्थशास्त्र में पढ़ा था कि भारत ने प्लानिंग कमीशन बनाया था और वो 5 ईयर प्लान बनाते थे, प्लानिंग करते थे कि साहब इतने 5 सालों में ये काम कर देंगे, तो प्लानिंग हो रही है। तो एक्स एंटे कौन से कहे जाते हैं? नियोजित या प्रत्याशित चर इनको कहा जाता है। दूसरी तरफ एक्स पोस्ट होता है। ये एक्स पोस्ट क्या है बच्चों? ये कहीं ना कहीं रियलिटी है, ये कहीं ना कहीं रियलिटी है। मैंने कहा कि मैं 3 लाख रुपए साल में बचा लूंगा, पर देखा तो साल में आखिर में 3.5 लाख रुपए बच गए, दैट्स ग्रेट। और या मैंने 3 लाख की सोची, बचे 1 लाख है, तो ये भी हो गए। क्योंकि हम देखो, जब हम प्लान करते हैं ना, तो एक्चुअल में क्या होता है कि हम हमारे हिसाब से सोचते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कर दिया, ये लो डन, ठीक है। जैसा अभी आप लोग सोच रहे होंगे इस महीने में ये वाली किताब खत्म, अगले महीने में वो वाली किताब खत्म, फिर उसके बाद मॉडल पेपर खत्म, और हो ये दैट्स खत्म, ये लो कोर्स में 100 से आ गए। ऐसा कुछ प्लानिंग हमारी होती है, पर जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्लानिंग होती है वो ऊपर वाले की होती है। अब क्या पता हम कभी बीच में बीमार पड़ गए, तो सारी प्लानिंग की प्लानिंग धरी रह जाती है, ठीक है। या और कुछ घटनाएं ऐसी घट गई जो हम नहीं चाहते थे, ठीक है। तो मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे हाथों में नहीं होती, तो वो घट जाती है, तो थोड़ी सी हमारी जो प्लानिंग है वो सही नहीं होती। तो यहाँ पे जब प्लान की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि चाहे एडी हो, चाहे एएस हो, चाहे बचत हो, चाहे निवेश हो, ये सारे एक्स एंटे हैं बेटा। मतलब ये प्लान करे हुए हैं कि हाँ साहब इतनी एग्रीगेट डिमांड हो जाएगी, इतनी एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगी, इतनी सेविंग होगी, इतनी इन्वेस्टमेंट होगा, दैट्स ऑल। ये मुझे समझाना था, मैंने आपको समझा दिया। अब ये जो पूरा ये जो किन्स की थ्योरी है, ये जो किन्स का सिद्धांत दे रखा है कि संतुलन वाला, इक्विलिब्रियम वाला, इस इक्विलिब्रियम सिद्धांत की कहीं ना कहीं कुछ मान्यता है। और मान्यताओं का अर्थ ही ये होता है कि हम मान करके चलें कि हाँ साहब ऐसा है। उसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना नहीं। हमें ये मान लेना है कि हाँ साहब आलू है तो आलू को आलू क्यों कहा जा रहा है, ये दिमाग नहीं लगाना। आलू को आलू कहते हैं, मानेंगे। भिंडी को भिंडी कहते हैं, भिंडी को इंग्लिश में लेडी फिंगर कहते हैं, तो मान लेना है। उसमें दिमाग नहीं लगाना कि इसमें लेडी फिंगर का क्या, लेडी की फिंगर का क्या योगदान है, पर बस मान करके चलना है। तो वैसा ही इकोनॉमिक्स में है, कुछ मान्यता है वो आपको मान करके चलनी है कि हाँ भैया ऐसा हो रहा है तो देखते चलो, मस्त रहो। संतुलन निर्गत के निर्धारण का अध्ययन 2 सेक्टर मॉडल के संदर्भ में किया जाना है, घरेलू और फर्म। तो ये संतुलन जो निर्गत का मतलब क्या होता है? आउटपुट, जो फाइनली उत्पादन होकर क्या है। अब उत्पादन तथा लागत वाला चैप्टर आप पूरा पढ़ चुके हो, तो आपको पता है निर्गत क्या होता है, ठीक है, और आगत क्या होती है, सब कुछ आप लोगों को पता है। तो संतुलन निर्गत के निर्धारण का अध्ययन करने के लिए 2 सेक्टर मॉडल में हम बात करेंगे। तो यहां पर जो हम लोग चर्चा करेंगे, जब संतुलन निर्धारण की बात करते हैं तो हम 2 सेक्टर मॉडल की बात करते हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही है, C प्लस I। मतलब कंजप्शन हो रहा है। कंजप्शन कौन करते हैं? घरेलू क्षेत्र करता है। कंजप्शन कौन करता है? घरेलू क्षेत्र करता है। और ये इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट क्षेत्र है, वो कर रहा है। तो हम यहाँ पर यही मान करके चलते हैं कि 2 सेक्टर मॉडल है, और 2 सेक्टर मॉडल में एक कंजप्शन, घरेलुओं के द्वारा कंजप्शन हो रहा है और इन्वेस्टमेंट हो रहा है निजियों के द्वारा। यानी ये मान लिया गया है कि कोई सरकार या विदेशी क्षेत्र नहीं है। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि भैया कोई सरकार नहीं है, कोई विदेशी क्षेत्र नहीं है। उदाहरण में, एग्जाम्पल में हम सिर्फ C प्लस I को ही मान करके चलेंगे, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट को ही लेकर करके चलेंगे। दूसरी मान्यता, यह माना जाता है कि निवेश व्यय स्वायत्त है, यानी निवेश आय के स्तर को प्रभावित नहीं होता है। तो यहां पे दूसरी बात क्या मानी गई है कि जो निवेश है वो स्वायत्त है, मतलब ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस होने का मतलब यह है बच्चों कि भैया इनकम चाहे बढ़ जाए और चाहे घट जाए, इन्वेस्टमेंट तो जो है वो का वह रहेगा। इन्वेस्टमेंट पर इनकम से कोई प्रभावित नहीं होगा। इनकम के बढ़ने से ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, या इनकम के घटने से ऐसा भी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट घट जाएगा। वो तो जिस भी स्तर पे चल रहा है उसी स्तर पे चलेगा, चाहे इनकम बढ़े तो सही, चाहे घटे तो सही। तो यहां पर हम ये मान करके चलते हैं कि जो निवेश होगा वो स्वायत्त होगा, ऑटोनोमस होगा। इनकम के बढ़ने घटने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर तीसरा है मूल्य स्तर स्थिर बना हुआ माना जाता है। तो मूल्य स्तर जो है, प्राइस लेवल है, वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। प्राइस में कोई बदलाव नहीं आएगा भैया, प्राइस लेवल में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, ना प्राइस बढ़ रही है ना घट रही है, वैसा ही हम लोग मान करके चल रहे हैं। संतुलन उत्पादन अल्पावधि के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। तो अल्प अवधि, अल्पकाल वाला है ये, अल्पावधि शॉर्ट रन वाला है, अल्पकाल वाला है बेटा। इस अल्पकाल वाले में क्या होगा कि प्राइसेस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। लॉन्ग रन में जब हम देखते हैं तो प्राइसेस में चेंजेस माने जाते हैं। समग्र मांग समग्र आपूर्ति दृष्टिकोण, एडी और एएस दृष्टिकोण। तो अब हम लोग आते हैं हमारे पहले दृष्टिकोण पे, जिसका नाम है एडी और एएस दृष्टिकोण, या समग्र मांग समग्र आपूर्ति दृष्टिकोण।
कीनेंसियन सिद्धांत के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर निर्धारित होता है जब कुल मांग, जिसे C प्लस आई वक्र द्वारा दर्शाया जाता है, कुल उत्पादन कुल आपूर्ति या एस के बराबर होती है। तो कीनेंसियन जॉन मेनार्ड किन्स का जो सिद्धांत है उसके अनुसार अर्थव्यवस्था में संतुलन स्तर कब होता है, जब कुल मांग, इसको समग्र मांग कर लीजिएगा, इसको समग्र मांग ही लिखिएगा, कुल मत लिखिएगा बच्चों, मैंने यही इसलिए लिखा है कि आपको भी मैं बता सकूं। तो समग्र मांग, जिसे समग्र आपूर्ति, समग्र मांग समग्र आपूर्ति या एस के बराबर हो, मतलब एडी बराबर एस के होगा, तभी क्या होगा, संतुलन का बिंदु आएगा, नहीं तो नहीं है। कुल मांग में दो घटक होते हैं। देखो अब जो समग्र मांग है, उस समग्र मांग में दो घटक होंगे बच्चों, समग्र मांग में दो घटक है। समग्र मांग में दो घटक कौन कौन से हैं? पहला है उपभोग व्यय। क्यों? क्योंकि एडी जो है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो एडी दो चीजों से मिलकर के बन रहा है। शुरुआत में आप लोगों ने समग्र मांग के घटक पढ़े, उसमें चार पढ़े थे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम वाला पढ़ा था। पर यहाँ पर हम दो सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं, तो दो सेक्टर मॉडल में समग्र मांग के कितने घटक होंगे? दो होंगे। एक सी कंजप्शन का होगा, उपभोग व्यय जो आप उपभोग पे खर्चा कर रहे हो, आय के स्तर के साथ सीधा भिन्न होता है, यानी आय में वृद्धि के साथ उपभोग बढ़ता है। तो आय के स्तर के साथ भिन्न होता है, आय के स्तर के हिसाब से अलग होता है। मतलब अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ जाता है, इनकम घटती है तो कंजप्शन भी घट जाता है। यह बात अलग है कि इनकम ज्यादा स्तर से बढ़ेगी और कंजप्शन में जो इंक्रीमेंट होगा उसका परसेंटेज थोड़ा कम होगा। पर उपभोग व्यय कैसा है? प्रभावित करेगा इनकम के द्वारा। निवेश व्यय, इसे आय के स्तर से स्वतंत्र माना जाता है, अर्थात निवेश व्यय कैसा है? स्वायत्त है। मतलब चाहे आपकी इनकम बढ़े तो भी इन्वेस्टमेंट उतना ही है, और अगर इनकम घटे तो भी आपका इन्वेस्टमेंट उतना का उतना ही रहेगा। अतः आय निर्धारण विश्लेषण में एडी वक्र को सी प्लस आई वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो आय निर्धारण का जब हम विश्लेषण करते हैं तो उसमें जो एडी वक्र होता है, जो समग्र मांग का जो वक्र होता है, उसको सी प्लस आई के वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। अब आ जाते हैं समग्र आपूर्ति। तो एडी अपन ने पढ़ लिया, तो एडी में दो चीजें हैं, सी प्लस आई है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, और उसको जो दर्शाया जाएगा वो सी प्लस आई के कर्व से, मतलब एडी कर्व से, समग्र मांग के वक्र से दर्शाया जाएगा। समग्र आपूर्ति राष्ट्रीय आय की वस्तु और सेवाओं का कुल उत्पादन है। तो हमारे यहाँ पे जितनी भी वस्तु और सेवाओं का कुल उत्पादन हो रहा है उसकी पूरी जानकारी समग्र आपूर्ति है। इसलिए हम कहते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, और राष्ट्रीय आय बराबर सी प्लस एस। इसे 45 डिग्री रेखा द्वारा दर्शाया गया है। तो ये देखिए, ये जैसे हमने बना लिया है, तो यहाँ पर ये जो बीच में से जो रेखा निकल रही है ये क्या है? हमारी एएस है, एग्रीगेट सप्लाई, या ये हमारी वाई इनकम है, नेशनल इनकम है। तो इससे ये 45 डिग्री की लाइन से इसको दर्शाया जा रहा है। चूंकि प्राप्त आय या तो उपभोग की जाती है या बचाई जाती है, तो एएस वक्र को सी प्लस एस वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे चूंकि प्राप्त जो आय है उस पे दो ही काम करे जाते हैं, या तो आपके पास जो इनकम आई है उसको आप या तो कंज्यूम कर लोगे या बचा लोगे, सेव कर लोगे। तो जैसे देखो कि अगर एडी के जो थे दो घटक थे, सी प्लस आई, इसी प्रकार से एग्रीगेट सप्लाई के भी दो घटक हो गए, सी प्लस एस, या तो वो उपभोग करा जाएगा या वो सेव करा जाएगा या उसको बचा लिया जाएगा। अब आ जाओ आप इस टेबल पे। इस टेबल को बड़े ही ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे रोजगार दे रखा है, अभी एम्प्लॉयमेंट जीरो है तो रोजगार भी जीरो है, पर कंजप्शन कितने का दिखाया? 40 करोड़ का। ये 40 करोड़ का कंजप्शन क्या दिखाता है कि स्वायत्त उपभोग हो रहा है, ऑटोनोमस कंजप्शन हो रहा है। फिर यहाँ पे सेविंग तो निर्बचत होगी -40 करोड़ की, इन्वेस्टमेंट 40 करोड़ का। अब देखो इन्वेस्टमेंट में सारी जगह 40 करोड़ 40 करोड़ 40 करोड़ ही है, मतलब इनकम कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो इन्वेस्टमेंट तो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब देखो हमें एडी निकालनी है और एएस निकालना है, तो एडी के लिए क्या चाहिए होगा? सी प्लस आई। तो ये रहा मेरा सी और ये रहा आई। 40 प्लस 40 80, 120 प्लस 40 160, 200 प्लस 40 240, 280 प्लस 40 320, 360 प्लस 40 400, 440 प्लस 40 480, 520 प्लस 40 560। ये हमारा पूरा एडी आ गया। अब इसी प्रकार से एएस निकालना है। एएस कैसे निकलेगा? सी प्लस एस, तो सी प्लस एस तो 40। देखो अब बड़े ध्यान से देखना, ये 40 करोड़ मैंने लिखे किसके? सी के, प्लस एस करना था -40 करोड़। अब देखो यहां पर प्लस है यहां पर माइनस है, तो आपने क्लास 10th तक की मैथ्स में पढ़ा होगा कि प्लस माइनस जो होता है वो क्या होता है? माइनस होता है। तो ये 40 बाहर आके माइनस हो जाएगा। अब 40 में से 40 घटा दूंगा तो कितने आ जाएंगे? 0 आ जाएगा। तो कितना हो गया? 0 हो गया। उसके बाद 120 ये है और
-20 ये है तो 100 आ जाएगा, 200 प्लस 0 200 आ जाएगा, 280 प्लस 20 300 आ जाएगा, 360 प्लस 40 400 आ जाएगा, 440 प्लस 60 500 और 520 प्लस ये 600 आपका 80 600 हो जाएगा। तो ये हमने एम्प्लॉयमेंट, इनकम, कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एडी और एएस निकाल लिया। अब यहां पर देखो, अब ये जो दो वाले दो आखिरी के कॉलम है उन पर ध्यान देना, एक एडी का कॉलम है और एक एएस का कॉलम है। यहां पर देखो कौन ज्यादा है, एडी ज्यादा है या एएस ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर एडी ज्यादा है, तो इसलिए ये एडी इज ग्रेटर देन एएस, एडी ए से ज्यादा है, एएस से ज्यादा है। इस वाले में भी देखो, बोले सर एडी एएस से ज्यादा है, हाँ बिल्कुल सही बात है, एडी एएस से ज्यादा है। यहां पर भी देखो एडी एएस से ज्यादा है, यहां पर भी एडी एएस से ज्यादा है, पर अब यहां पर एडी भी 400 और एएस भी 400, तो यही क्या है, संतुलन का बिंदु है जहां पर एडी बराबर एएस हो गया। अब उसके बाद देखो यहां पर क्या हो रहा है, सप्लाई ज्यादा हो रही है, एएस ज्यादा है, यहां पर एएस ज्यादा है। अब यहां पे देखो इस पूरे में हम देखें तो 3 कंक्लूजन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। कितने? 3 निष्कर्ष देखने को मिलते हैं। पहला निष्कर्ष, एडी इज ग्रेटर देन एएस, मतलब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, यहां तक वही कंडीशन है। दूसरी कंडीशन हो जाएगी इसके विपरीत, एडी इज लेस देन एएस या एएस इज ग्रेटर देन एडी, तो ये वाली दो देखो, यहां पर एएस ज्यादा है। तीसरी कंडीशन जो मोस्ट इंपोर्टेंट जिसके लिए पूरा पढ़ा जा रहा है वो है एडी बराबर एएस। ओके, एडी बराबर एएस। अब आ जाओ अपन इसका जो वक्र है, कर्व है, वो देख ले रहे। जब कर्व अपन लोग देख रहे हैं तो ये जो 45 डिग्री की लाइन जा रही है, ये क्या है, एएस है हमारा, या हम इसको कहते हैं वाई जो इनकम है वो, और ये जो है ये हमारा कर्व की है, एडी की है, कर्व की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे C प्लस आई है, तो आई तो हमारा ऑटोनोमस है, तो वो तो 40-40 चलता रहेगा। उसी समय जो हमारा कंजप्शन था वो भी 40 करोड़ का था, तो यहाँ पर ये कंजप्शन की लाइन चली जाएगी, यहां पर ये कंजप्शन की लाइन चली। ये वाला जो एरिया आप लोग देख रहे हैं, यहां पर क्या है, एडी इज ग्रेटर देन एएस है। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया है, इस पर क्या है, एडी ग्रेटर देन एएस है। इसके बाद वाला एरिया अगर देखोगे यहां पर, तो ये एएस ग्रेटर देन एडी है, ये क्या हो जाएगा, एएस ग्रेटर देन एडी हो जाएगा। यहां पर एएस ज्यादा हो गया। अब कैसे पता लगाया सर आपने, तो देखो यहां पर जो इनकम वाली लाइन है, एग्रीगेट सप्लाई वाली लाइन है, वो नीचे है और एडी की लाइन ऊपर है, इसलिए एडी ज्यादा था। यहां पर अब देखो इनकम की लाइन ऊपर हो गई और एडी की लाइन नीचे हो गई, इसलिए एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है और एडी कम हो गया। पर ये जो बीच का पॉइंट है, ई वाला जो पॉइंट है, ये क्या है बच्चों, ये है संतुलन की स्थिति। ये है संतुलन की स्थिति जहां पर एडी बराबर एएस हो गया, जहां पर एडी भी 400 करोड़ और एएस भी 400 करोड़, तो यहां पर एडी बराबर एएस हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम एडी बराबर एएस को दर्शाते हैं। तो इधर इनकम आय दिखाइए और इधर एग्रीगेट डिमांड है, जो कुल समग्र मांग है उसको दर्शाया गया। अब इससे जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहली जो बात है, एडी एएस से ज्यादा हो, मतलब क्या कह रहा है, ये कहना चाहता है कि जब आपके पास एडी जो है, एडी इज ग्रेटर देन एएस, एडी एएस से ग्रेटर हो, जब नियोजित व्यय या एडी जो एग्रीगेट डिमांड का जो खर्चा हो रहा है वो नियोजित निर्गत एग्रीगेट सप्लाई से अधिक होगा, तो C प्लस आई वक्र 45 डिग्री रेखा के ऊपर स्थित होगा। मतलब जो एडी का वक्र होगा तो वो 45 डिग्री की इस वाली रेखा से ऊपर होगा। यहां पर देखो ये वाली कंडीशन, ये 45 डिग्री की रेखा जा रही है। 45 डिग्री की रेखा क्या है, इनकम लाइन है, एग्रीगेट सप्लाई वाली लाइन है, और इससे ऊपर है अभी एग्रीगेट डिमांड, तो यही बात यहां पर कही गई है। इसका मतलब यह है कि उपभोक्ता और कंपनियां मिलकर उससे अधिक सामान खरीदेंगे जितना कंपनियां उत्पादन करने को तैयार है। ठीक है, मतलब ये कहना चाहता है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो जो हम उपभोग घरेलू क्षेत्र के लोग हैं, निजी क्षेत्र के जो लोग हैं, वो उतना खरीदेंगे जितना कि अभी बनाने के लिए, सप्लाई होने के लिए तैयार नहीं होता। डिमांड हमारी ज्यादा रहेगी और सप्लाई कम रहेगी। इसके स्वरूप इन्वेंट्री वांछित स्तर से नीचे गिर जाएगी। इन्वेंट्री क्या होती है वो मैं पहले समझा देता हूं। इन्वेंट्री योजनाबद्ध इन्वेंट्री, योजनाबद्ध इन्वेंट्री का मतलब होता है प्लांट इन्वेंट्री, मतलब सीधा सा बात है, आपका जो माल पड़ा है गोदाम में वो है का बिना बिका स्टॉक है। तो योजनाबद्ध इन्वेंट्री क्या होता है, हमेशा क्या होता है, जो मालिक होते हैं ना वो थोड़ा सा स्टॉक में रखते हैं, यहाँ साहब गोदाम में, अच्छा देखिए सर ये वाले कपड़े हैं, ये वाले पसंद नहीं यार, कोई बात नहीं, जा भाई छोड़ो, गोदाम में से लेकर क्या, गोदाम में से दिखा सर को, ऐसा होता है ना। तो वो
ऐसा माल है जो बिना बिका स्टॉक है, अभी बिका हुआ नहीं है, जिसकी बिक्री में अपेक्षित गिरावट की स्थिति में अनुमान लगाया गया है, जबकि अनियोजित, ठीक है, तो अपेक्षित गिरावट की स्थिति में ये अनुमान लगाया गया, हाँ साहब इतना गिरेगा, इतना है तो वहां रख दो। और अनियोजित इन्वेंट्री में क्या होता है, अप्रत्याशित गिरावट, अचानक ही स्टॉक में क्या हो जाता है, अप्रत्याशित गिरावट आ जाती है, तो उससे बदलाव आ जाते हैं, तो वो इन्वेंट्री। तो अब यहाँ पर क्या है, मेरी बात सुनो, परिणाम स्वरूप योजनाबद्ध इन्वेंट्री वांछित स्तर से नीचे, वांछित स्तर का मतलब है जो स्तर हम लोग चाहते हैं कि साहब इतना तो स्टॉक में होना ही चाहिए, पर जब डिमांड ज्यादा ही बढ़ने लग जाएगी तो वो सारा क्या होता जाएगा, खाली होता जाएगा, ठीक है, तो वो उससे नीचे गिर जाएगा, फॉल बिलो। चलिए, इन्वेंट्री को वांछित स्तर पर वापस लाने के लिए कंपनियां रोजगार और आउटपुट में वृद्धि का सहारा लेगी। तो अब वापस उस स्टॉक को बढ़ाना है तो सरकार, कंपनियां क्या करेगी, रोजगार बढ़ाएगी, आउटपुट निर्गत को बढ़ाएगी, जब तक कि अर्थव्यवस्था आउटपुट स्तर ओए, ठीक है, ये ओए का जो स्तर आपको बता रखा है, ठीक है, इस पे वापस न आए जहां एडीएस के बराबर हो। तो जब तक एडीएस के बराबर नहीं हो जाएगा, ये वाले पॉइंट पे नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक क्या है, उसको बदलाव करती रहेगी। मतलब जब एडी ग्रेटर देन एएस है, एडी ग्रेटर देन एएस है, जब एडी ग्रेटर देन एएस है तो इसमें आउटपुट में बदलाव करने के लिए रोजगार में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, और जब तक करती रहेगी जब तक एडी एएस के बराबर नहीं आ जाता। अब आ जाओ, दूसरी कंडीशन है जब एडी एएस से कम हो, मतलब एडी एएस से कम है, एएस इज ग्रेटर देन एडी। ये हमेशा इसमें बच्चे बहुत से कंफ्यूज रहते हैं, सर इसका क्या होता है, ये जिधर इसका मुंह होता है ना उधर ही वही बड़ा होता है, जिधर इसका मुंह होगा उधर ही वह बड़ा होगा। तो अब इसका मुंह एएस की तरफ है, तो आप यहां पर दो बातें कह सकते हो, एडी एएस से कम है, एडी इज लेस देन एएस, या इसको ऐसा भी कहा जा सकता है एएस एडी से ज्यादा है, एएस इज मोर देन एडी, ये भी कहा जा सकता है, ठीक है। जब एडी एएस एडी से ज्यादा होगा तो सी प्लस आई वक्र रेखा 45 डिग्री के नीचे होगा, तो तब ये जो एडी वाला वक्र है वो 45 डिग्री की लाइन से नीचे होगा। इसका मतलब है उपभोक्ता और कंपनियां मिलकर उससे कम सामान खरीदेंगे जितना कंपनी उत्पादन करना चाहती है। तो अब यहाँ पे क्या है, जितना उत्पादन करना चाहती है उससे लोग कम खरीद रहे हैं, सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो यहाँ पर भी नियोजित में वृद्धि होगी। इन्वेंट्री में अवांछित वृद्धि को दूर करने के लिए कंपनियां रोजगार और आउटपुट को कम करने की योजना बना रही है, जब तक कि अर्थव्यवस्था आउटपुट स्तर ओए पर वापस ना आ जाए। अब देखो, अब सप्लाई जितनी हो रखी है उतना बिक नहीं रहा है, तो फिर कंपनियां क्या करेगी, रोजगार को कम करेगी कि हाँ भाई अभी जरूरत नहीं, लोग खरीद नहीं रहे, तो बाद में वापस बुला लेंगे काम धंधे पे। और जब तक ऐसा करेगी जब तक एडी बराबर एएस ना आ जाए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर पर भी हो सकता है और नहीं, ये बात इंपॉर्टेंट है। देखा, पूर्ण रोजगार के स्तर पर हो भी सकता है और नहीं भी। देखो यहाँ पे पूर्ण रोजगार से कम स्तर पर भी संतुलन संभव है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, वो टेबल देखना वापस, उसमें 400 जहां एडीएस हुआ है वहां पे रोजगार है, उसके बाद रोजगार और बढ़ा है। मतलब संतुलन जरूरी नहीं कि पूर्ण रोजगार पे मिले कि हाँ भाई संतुलन हो गया, सबको रोजगार मिला, नहीं, ये जरूरी नहीं है। पूर्ण रोजगार पर भी मिल सकता है और पूर्ण रोजगार पर नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये आप लोगों के लिए कोर्सेज हैं बच्चों। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, आपका सपना है इकोनॉमिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने का, पॉलिटी में अच्छे मार्क्स लाने का, ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स लाने का, तो प्लीज़ प्लीज़ बच्चों, नाम मात्र की फीस में बहुत सुविधा आपको दी जा रही है, बिल्कुल भी मत चूको, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। अब भी कॉल करो टीम को और ये कोर्सेज खरीद लो, ओके। और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर मैंने कोर्स खरीद लिया है, ओके। और आज की क्लास कैसी लगी वो तो जरूर आपको बताना ही है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कराते रहिए, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।